नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। मैं रवि शर्मा आप सबका अभिनंदन करता हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है लर्निंग, अधिगम। उसको लेकर आज की अपनी चर्चा रहेगी। इसमें हम जानेंगे कि अधिगम के टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। साथियों, अगर वास्तव में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो परीक्षा के पैटर्न को हमें समझना होगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टाइप का प्रश्न इस टॉपिक से बन रहा है। तो एक इमेज, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बननी चाहिए कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और संभावित जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है लर्निंग, अधिगम। अधिगम क्या है? तो अधिगम सीखना है। सामान्य से अगर हम बात करें तो अधिगम का अर्थ है सीखना। और सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो एक अगर सामान्य सा अर्थ अगर हम देखें तो हो गया कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सामान्य सा अगर हम अर्थ देखें तो हो गया कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। और इस परिभाषा को थोड़ा सा परिष्कृत करें, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी परिवर्तन और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। साथियों, अस्थायी परिवर्तन है वो अधिगम नहीं होता है। अधिगम कौन सा होता है? सिर्फ स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम उसको समझें, एक छोटा बच्चा जो आंगन में खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसने किसी गर्म वस्तु को हाथ लगा दिया, और जैसे ही गर्म वस्तु को हाथ लगाया तो उसने अपना हाथ दूर हटा लिया, लेकिन जब दोबारा वह आएगा तो उस गर्म वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके व्यवहार में क्या हो गया? अब परिवर्तन। यही क्या है? अधिगम है। उसने सीख लिया कि इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा, तो वो बात उसने क्या की? सीख ली। तो यही क्या है? अधिगम है, लर्निंग है। तो अस्थायी जो परिवर्तन है वह अधिगम नहीं है। सिर्फ कौन सा? स्थायी परिवर्तन ही क्या होता है? अधिगम होता है। रीट परीक्षा 2015 में यही प्रश्न पूछा गया था, अर्थ से ही, यहाँ से ही, कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसमें एक सत्य कथन पूछा गया था कि अस्थायी और स्थायी में से कौन सा? तो अस्थायी गलत है और स्थायी क्या है? सही है। और परिभाषा को और अच्छे से देखें अपन तो स्थायी जो परिवर्तन होता है वो तीन कारकों से होता है। एक इसमें आता है अपना चेतन मन के द्वारा होता है। दूसरा इसमें होता है अचेतन मन के द्वारा, और तीसरा होता है आपातकालीन। तो साथियों, फिर से बात करें अपन तो आपातकालीन जो परिवर्तन है, चाहे वो स्थायी ही हो, वह भी अधिगम नहीं होता है। चेतन और अचेतन, फिर भी और आगे चले तो चेतन मन के द्वारा भी दो प्रकार का परिवर्तन। चेतन मन के द्वारा भी क्या होता है? दो प्रकार का, एक अनुभव के द्वारा और एक होता है अभ्यास के द्वारा। एक अनुभव के द्वारा और एक होता है अभ्यास के द्वारा। अनुभव जो है वो होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। अनुभव जो होगा वो किसके माध्यम से होगा? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। और अभ्यास होगा वो होगा कर्मेंद्रियों के माध्यम से। अभ्यास जो होगा वो किसके माध्यम से होगा? कर्मेंद्रियों के माध्यम से। तो अब एक इसकी विस्तृत और शुद्ध परिभाषा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी अधिगम की? कि अनुभव और
अभ्यास के द्वारा, किसके द्वारा, अनुभव और अभ्यास के द्वारा अपेक्षाकृत व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। शुद्ध परिभाषा क्या हो जाएगी और विस्तृत परिभाषा की अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। अब ध्यान दें कि अचेतन मन के द्वारा जो होगा वो भी अधिगम नहीं होगा, अचेतन मन के द्वारा होगा वो होगा परिपक्वता। वो क्या होगी, परिपक्वता होगी। अपने बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, उनका हमें पता नहीं है, वो क्या है, परिपक्वता है, वो व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। अब आगे बढ़े हम तो अधिगम से जो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो अपना कोई प्रश्न यहाँ से अब गलत नहीं होना चाहिए कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब इसकी परिभाषाओं की अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, अधिगम को हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो परिभाषाओं की अगर बात करें अपन तो इसके प्रमुख जो मनोविज्ञानी हैं उनकी परिभाषाओं की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, उसमें एक आ जाता है गिलफोर्ड, एक अपने प्रसिद्ध मनोविज्ञानी हैं क्रो एंड क्रो, एक है अपने गेट्स, एक है अपने वुडवर्थ, एक है अपने हिलगार्ड और महत्वपूर्ण स्कीनर। ये कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने अधिगम को परिभाषित किया है। होने को बहुत सारे अपने पास मनोविज्ञानी हैं जिन्होंने अधिगम की परिभाषा दी है, लेकिन अपने को यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण जो मनोविज्ञानी हैं उनकी परिभाषाओं को ध्यान में रखना है। उनकी परिभाषाओं को हम सीखेंगे कि उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी और उनको याद करने की एक ट्रिक भी अपन जानेंगे। देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा है, एक बार परिभाषा इनकी देख लेते हैं, ट्रिक हम देखेंगे। गिलफोर्ड ने क्या कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। ऐसा किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन, अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। गेट्स ने क्या कहा है, गेट्स ने कहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रवृत्तियों, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रवृत्तियों के कारण व्यवहार में परिवर्तन। हिलगार्ड और स्कीनर, हिलगार्ड ने कहा है कि परिस्थितियों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। और स्कीनर ने क्या कहा है, स्कीनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो प्रक्रिया है उसे उन्होंने अधिगम कहा है। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ध्यान दो। परिभाषाएं इनको अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखो ट्रिक क्या रहेगा अपना, पहला है आता है गिलफोर्ड, और गिलफोर्ड ने परिभाषा दी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो इसको अपन थोड़ा सा सीधा सा ट्रिक बना सकते हैं कि गिलफोर्ड को अपन बोल सकते हैं गला फाड़ना, गिल से गला फाड़ना। तो व्यवहार में परिवर्तन जो होता है मनुष्य के, वो गला फाड़ने से, गला फाड़ कर बोलेंगे तो निश्चित रूप से आस पड़ोसियों के जो वातावरण रहेगा उस वातावरण में उसके व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। दूसरा आता है क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। तो क्रो को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, कौवा। कौवे की आदतें हैं कि वो ज्ञान और अभिवृत्ति अर्जन करता है। कौवे की आदतें क्या हैं कि वो ज्ञान और अभिवृत्ति को क्या करता है, अर्जन करता है। तीसरा आता है गेट्स। अगर हम एक घर का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है गेट, और गेट किसी अनुभवी और प्रशिक्षित आदमी से ही लगवाना चाहिए। गेट जो है वो किसी अनुभवी और एक प्रशिक्षित आदमी से ही अपने को लगवाना चाहिए। तो अनुभव और प्रशिक्षण की बात कौन करता है, गेट अनुभवी और प्रशिक्षित आदमी से लगवाना चाहिए। कौवे की आदतें हैं कि वो ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करता है। व्यवहार में परिवर्तन गला फाड़ने से हो जाता है। वुडवर्थ, यहाँ पर आप शब्द को पकड़िए, वुडवर्थ मनोविज्ञानी ने कहा है, तो वर्थ को पकड़ लीजिए आप। वर्थ का अर्थ होता है मूल्य, वर्थ का अर्थ क्या होता है, मूल्य। और जिसके पास नवीन ज्ञान है और नवीन प्रवृत्तियां हैं, हमेशा उसका मूल्य होता है साथियों। जिसके पास भी नवीन ज्ञान होता है, नवीन प्रवृत्ति होती है, उसका मूल्य होता है। उसके बाद में हिल गार्ड भी यही है। गार्ड का अर्थ होता है सुरक्षा कर्मी। तो गार्ड, अपने आप को गार्ड कैसे करेंगे, हम सुरक्षित कैसे करेंगे, अगर परिस्थिति के अनुकूल अपन अपने को ढाल लेंगे तो अपने को गार्ड कर सकते हैं। परिस्थिति के अनुकूल अपने को अपन ढाल लें तो अपन क्या कर सकते हैं, स्वयं को गार्ड कर सकते हैं। वहां से हमें कोई नहीं हिला सकता। फिर परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को अपन ने ढाल लिया है तो अपन गार्ड हैं, सुरक्षित हैं, वहां से अपने को कोई नहीं हिला सकता। तो हिल, गार्ड और परिस्थिति के अनुकूल। और स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। एक परिभाषा ऐसे याद कर लेते हैं अपन कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। तो ये अधिगम की परिभाषा है, ये अधिगम का अर्थ। आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है अधिगम की प्रकृति या अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की प्रकृति या अधिगम की विशेषताएं। अधिगम प्रकृति या विशेषताएं क्या क्या रहेंगी अधिगम की, तो ध्यान दीजिए। अगर हमें परिभाषाओं का ध्यान है तो अधिगम की प्रकृति और विशेषता बताने में अपने को कोई समस्या नहीं है। अधिगम की प्रकृति और विशेषताएं क्या क्या हैं, देखो। पहली जो इसकी प्रकृति या विशेषता जो हो जाएगी वो क्या है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक सतत क्रिया है या सतत प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। एक सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। तीसरी बात जो है, अनुभवों का संगठन है। ये क्या है, अनुभवों का संगठन है। क्या, अधिगम। अधिगम की एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि अधिगम है वो अनुभवों का संगठन है। अधिगम की अगली विशेषता की बात करें तो ये औपचारिक
और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। औपचारिक अधिगम जिसमें उद्देश्य निश्चित हो, मूल्य निश्चित हो, परिस्थितियां निश्चित हो, वो कौन सा होता है? औपचारिक अधिगम होता है। और जिसमें ये अनुपस्थित हो, उद्देश्य तो हो लेकिन परिस्थितियां नहीं हो, वो क्या है? अनौपचारिक। जैसे भाई अपन विद्यालय जाते हैं तो उद्देश्य भी निश्चित है, भाई पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ की परिस्थितियां भी निश्चित हैं, कक्षा कक्ष होगा, अध्यापक होंगे, सहपाठी होंगी, पाठ्य पुस्तकें होंगी, तो वहां पर वो क्या है? औपचारिक अधिगम। और अगर राह चलते चलते अपने को एक कोई भी शिक्षा प्राप्त हो गई, लिखा हुआ था कि सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए और वो हमें पता चल गया, तो वो क्या हो गया? एक अनौपचारिक अधिगम हो गया। अगली विशेषता की तरफ बढ़े अधिगम की, तो अधिगम क्या होता है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का अधिगम होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड्स ऑफ लर्निंग दोनों प्रकार है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी। यहाँ जो एक और महत्वपूर्ण बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है कि सकारात्मक अधिगम के बजाय जो नकारात्मक अधिगम होता है उसकी दर अधिक होती है। सीखने की जो दर है वो नकारात्मक अधिगम की क्या होती है? तीव्र होता है। जो गलत बातें होती हैं वो ज्यादा जल्दी सीखी जाती हैं। अगला नंबर 6 की बात करें तो अधिगम जो होता है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार का होता है अधिगम। की अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो अधिगम क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का क्या होता है? अधिगम। इंडिविजुअल भी होता है अधिगम, और जो अधिगम है वो क्या होता है? सोशल भी होता है, सामाजिक भी होता है। अगली विशेषता की तरफ अगर हम बढ़े अधिगम की, तो अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। अधिगम की जो अगली विशेषता है वो क्या है कि अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। अगली विशेषता की बात करें तो अधिगम एक सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सोद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, मैस्लो ने ऐसा बताया है। मैस्लो उन्होंने कहा है कि अधिगम एक सोउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, कि अधिगम में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित रहता है, छिपा हुआ रहता है। अगली विशेषता की बात करें तो यह है उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच की क्रिया है। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध है उनकी क्रिया है। कौन? उद्दीपक और अनुक्रिया। स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, इन दोनों के मध्य जो संबंध की क्रिया है वो भी क्या है? अधिगम है। तो अधिगम की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इनकी अपन ने चर्चा करी कि अधिगम क्या है? सतत चलने वाली क्रिया है। अधिगम जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अधिगम है वो अनुभवों का संगठन है। अधिगम है वो औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अधिगम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है, जिसमें नेगेटिव जो लर्निंग है उसकी अधिगम की दर तीव्र होती है। अधिगम है वो व्यक्तिगत और सामाजिक होता है। अधिगम सोउद्देश्यपूर्ण होता है। अब मैस्लो ने ऐसा बताया है कि अधिगम में कोई ना कोई उद्देश्य निहित रहता है। अधिगम होता है वो यूनिवर्सल होता है, और यह है उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध की एक क्या है? क्रिया है। साथियों, ये अधिगम का पहला अपना आज का जो क्लास था, इसमें अधिगम का अर्थ अपन ने जाना, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके बारे में। अधिगम की परिभाषाओं को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि कौन सी परिभाषा है, तो एक सामान्य सी ट्रिक के द्वारा आपने परिभाषाओं को याद किया और उसके बाद में अधिगम की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में अपन ने जाना। अगली क्लास में इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।